तो अपना टॉपिक चल रहा है मौसम एवं जलवायु। कल की क्लास के अंदर अपन ने क्या किया, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मौसम एवं जलवायु से वो अपन ने कंप्लीट कर लिए। आज अपन मौसम एवं जलवायु की थ्योरी क्लास पढ़ेंगे, मतलब कि आज अपन नोट्सों के थ्रू इसको अपन पढ़ेंगे। तो आज अपन नोट्स बना के पढ़ेंगे। तो बात करते हैं मौसम एवं जलवायु के लिए दो टर्म आती हैं। पहली आती है मीट्रोलॉजी, दूसरी आती है क्लाइमेट्रोलॉजी। दोनों क्या है, इन दोनों के बारे में आज अपन देखेंगे। तो पहली टर्म कौन सी आती है, वो आती है मीट्रोलॉजी। मीट्रोलॉजी मीट्रोलॉजी क्या है? तो मीट्रोलॉजी है वो वह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर मौसम का अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं अपन मीट्रोलॉजी। और मीट्रोलॉजी किस भाषा का शब्द है? तो मीट्रोलॉजी है वो ग्रीक भाषा का वर्ड है। तो यहाँ इसके अंदर लिख लो मौसम का अध्ययन, इसके अंतर्गत मौसम का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत मौसम का अध्ययन किया जाता है। मौसम का अध्ययन किया जाता है। और यह कौन सी भाषा का शब्द है? यह है ग्रीक भाषा का वर्ड है, ग्रीक भाषा का शब्द है। मीट्रोलॉजी जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है और इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इसके अंतर्गत मौसम से संबंधित जो भी बातें होती हैं उसका अध्ययन किया जाता है। अगला आता हुआ था क्लाइमेट्रोलॉजी। तो क्लाइमेट्रोलॉजी क्या है? क्लाइमेट्रोलॉजी, तो क्लाइमेट्रोलॉजी की बात करते हैं तो क्लाइमेट्रोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? क्लाइमेट्रोलॉजी के अंदर जो है अपना बात करते हैं जलवायु है, जलवायु का अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत जलवायु का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जलवायु का अध्ययन किया जाता है। और क्लाइमेट्रोलॉजी किस भाषा का शब्द है? तो क्लाइमेट्रोलॉजी है जो भी ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। और मैंने आपको कल क्वेश्चन के अंदर बताया था कल की क्लास में, क्लाइमेट्रोलॉजी के जनक है, फादर ऑफ क्लाइमेट्रोलॉजी कौन है? तो इसके जनक लिख लो, वो है जनक है कॉपन। क्लाइमेट्रोलॉजी के जनक है कॉपन या बोलते KOPPEN, कॉपन। और बात करते हैं मेट्रोलॉजी के जनक कौन है? फादर ऑफ मेट्रोलॉजी। तो फादर ऑफ मेट्रोलॉजी जनक है। तो विश्व की बात करते हैं तो विश्व में है DN बालिया। और बात करते हैं अपन इंडिया की, ये तो है विश्व के अंदर। और बात करते हैं इंडिया में, तो इंडिया में क्लाइमेट्रोलॉजी के जनक कौन है? तो इंडिया में जो क्लाइमेट्रोलॉजी के जनक हैं वो है एल ए रामदास। तो बात करते हैं मीट्रोलॉजी, तो मीट्रोलॉजी के जनक कौन है? वर्ल्ड की बात करते हैं, विश्व की बात करते हैं तो विश्व के अंदर तो है DN बालिया और भारत के अंदर है वो है एल ए रामदास। ये दो चीज यहाँ अपने को इंपॉर्टेंट है और ये चीज अपने को याद रखनी है। बात करते हैं क्लाइमेट्रोलॉजी के जनक कौन है? तो क्लाइमेट्रोलॉजी के जनक जो है वो है कॉपन। तो यहाँ अपने को ये दो टर्म क्लियर हो गई, क्लाइमेट्रोलॉजी क्या है, मीट्रोलॉजी क्या है। तो ये दो चीजें अपने को यहाँ पढ़नी है। आगे अपन बात करते हैं, आगे अपना आता है वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल के बारे में क्या है? वायुमंडल के अंदर कौन कौन सी गैस पाई जाती हैं? तो ये सब अपन पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में। तो वायुमंडल है क्या वो अपन देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट आता है अपना वायुमंडल। आज अपनी थ्योरी की क्लास हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पर डालते रहते हैं। तो अगला टॉपिक, अगला जो आता है, अगली टर्म आती है वो आता है वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? तो वायुमंडल के बाद वायुमंडल की बात करता हूं तो धरातल से वायुमंडल की ऊंचाई कितनी होती है? तो धरातल से वायुमंडल की ऊंचाई है वो है 1600 किलोमीटर। तो यहां लिख लो धरातल से वायुमंडल की ऊंचाई, धरातल से वायुमंडल की ऊंचाई। तो धरातल से वायुमंडल की ऊंचाई कितनी होती है? वो है 1600 किलोमीटर। धरातल से वायुमंडल की ऊंचाई है 1600 किलोमीटर। और बात करता हूं मैं 99% वायुमंडल का भाग
99% वायुमंडल का भाग 40 किलोमीटर के एरिया में पाया जाता है, 40 किलोमीटर की दूरी पर पाया जाता है, दूरी पर पाया जाता है। तो 99% वायुमंडल का भार 40 किलोमीटर के एरिया में मिल जाता है अपने को। अब बात करते हैं वायुमंडल के आधार पर अपन कितने प्रकार की परत पाई जाती है। वायुमंडल में 4 प्रकार की परत पाई जाती है। तो यहां लिख लो वायुमंडल में 4 प्रकार की परत पाई जाती है, 4 प्रकार की परत पाई जाती है, पाई जाती हैं। तो 4 प्रकार की परत कौन कौन सी हैं वो लिख लेते। तो पहली परत है वो है क्षोभ मंडल। दूसरी परत है वो है समताप मंडल। और तीसरी परत है वो है मध्य मंडल। और चौथी जो परत है वो है ताप मंडल। तो ये 4 प्रकार की परत पाई जाती हैं। इन क्षोभ मंडल को बोलते हैं ट्रोपोपोज, स्टेप्टोपोज, मीजोपोज, ट्रोपोपोज, थर्मोस्फीयर। तो ये परत पाई जाती है वायुमंडल में। तो पहली परत पाई जाती है वो पाई जाती है क्षोभ मंडल को बोलते हैं ट्रोपोपोज, समताप मंडल को बोलते हैं स्टेप्टोपोज, मध्य मंडल को बोलते हैं मीजोपोज और ताप मंडल को बोलते हैं थर्मोस्फीयर। तो ये 4 प्रकार की परत पाई जाती है। अब इनको देख लेते हैं किस वे में पाई जाती है और कितनी दूरी पर पाई जाती है वो अपन देख लेते हैं। कितनी दूरी पर कौन कौन सी परत कितने हिसाब से पाई जाती है, कौन सी परत किसको अलग करती है, वो चीज अपन यहां देख लेते हैं। तो बात करता हूं मैं यहां, ये हो गया धरातल से ये हो गया अपना। तो इसके अंदर कौन कौन सी परत पाई जाती है वो अपन देख लेते हैं। तो इसके अंदर अपन देख लेते हैं, पहली जो परत पाई जाती है वो पाई जाती है क्षोभ मंडल। दूसरी पाई जाती है वो पाई जाती है समताप मंडल। तीसरी पाई जाती है वो पाई जाती है मध्य मंडल। और चौथी पाई जाती है वो पाई जाती है ताप मंडल। तो ये 4 परत पाई जाती है। तो पहला मंडल कौन सा, पहला है क्षोभ मंडल, जिसके अंदर अपन निवास करते हैं, वो है क्षोभ मंडल धरातल। दूसरा है वो है समताप मंडल। तीसरा है मध्य मंडल। और चौथा है वो है ताप मंडल। तो ये 4 परत पाई जाती हैं। लेकिन यहां बात करते हैं मध्य मंडल के जस्ट ऊपर पाया जाता है आयन मंडल। तो ये भी अपने को ध्यान रखनी है। तो ये जो परत पाई जाती है मध्य मंडल के ऊपर, इसे बोलते हैं अपन आयन मंडल। तो ये 4 प्रकार की परत हो गई। बात कर लेते तापमान की। तो अपन बात करते तापमान की। तो क्षोभ मंडल से समताप मंडल की ओर जाने पर तापमान घटता है, समताप मंडल से मध्य मंडल की ओर जाने पर तापमान बढ़ता है, मध्य मंडल से ताप मंडल की ओर जाने पर तापमान बढ़ता है। तो इस प्रकार का इसके अंदर तापमान पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इनकी दूरी की। क्षोभ मंडल कितनी दूरी में पाई जाती है, तो यहां बात करते हैं अपन क्षोभ मंडल कितनी दूरी में पाई जाती है। तो क्षोभ मंडल जो है वो 8 से 18 किलोमीटर के एरिया में पाई जाती है। क्षोभ मंडल जो है वो 8 से 18 किलोमीटर के एरिया में पाई जाती है। ये अपने को ऊंचाई ज्ञात होनी चाहिए। तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई की बात करते हैं तो होती है 8 से 18 किलोमीटर एरिया के अंदर क्षोभ मंडल पाया जाता है। और इसके अंदर जो बादल बनते हैं, बरसात होती है, वो सभी कार्य इसी के अंदर होते हैं। बात करते हैं समताप मंडल की। समताप मंडल पाया जाता है वो पाया जाता है 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे समताप मंडल पाया जाता है। मध्य मंडल पाया जाता है वो पाया जाता है 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है। तापमंडल जो है वो है 80 से अधिक या 80 से 150 किलोमीटर के एरिया के अंदर तापमंडल पाया जाता है। तो ये तो होगी इनकी ऊंचाई की बात है। अब जो आपको ये परत दिख रही है, ये परत जो है, तो इस परत को बोलते हैं ट्रोपोपोज।
और ये जो सेकंड परत है उसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोपोज, स्ट्रेप्टोपोज। और ये जो है इसको बोलते हैं मीजोपोज, मीजोपोज। ये परत क्या करती है, क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल को अलग करने का काम करती है, वो करती है ट्रोपोपोज। क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल को अलग करने का काम कौन सी परत करती है, वो करती है ट्रोपोपोज। और समताप मंडल तथा मध्य मंडल को अलग करने वाली परत कौन सी, वो है स्ट्रेप्टोपोज। और मध्य मंडल तथा तापमंडल को अलग करने वाली परत कौन सी है, वो है मीजोपोज। यहां ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये तीनों ध्यान होनी चाहिए। मीजोपोज क्या है, स्ट्रेप्टोपोज क्या है और ट्रोपोपोज क्या है, ये तीनों अपने को पता होना चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में लिख लेते हैं। क्षोभ मंडल क्या है, क्या उसकी है, तो उसके बारे में अपन देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, तो आपको बहुत बारीकी से पढ़ना है और एक एक नंबर अपने को बहुत मायने रखेगा। तो जेट के अंदर ये सिलेबस जो है, ये लेसन जो है मौसम एवं जलवायु, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपन बात करते हैं, पहला परत की बात करते हैं, वो करते हैं अपन क्षोभ मंडल की बात। क्षोभ मंडल के अंदर क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं। तो बात कर लेते हैं क्षोभ मंडल की ऊंचाई की। तो अभी मैंने आपको बताई थी, ऊंचाई होती है 8 से 18 किलोमीटर ऊंचाई होती है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंतर्गत इसमें बादलों का बनना, बादलों का बनना तथा बरसात का होना, बरसात का होना वे दिन प्रतिदिन की घटनाएं होती हैं। दिन प्रतिदिन की घटनाएं, दिन की घटनाएं होती हैं, घटनाएं होती हैं। तो ये तो हो गई क्षोभ मंडल की बात। क्षोभ मंडल के अंदर क्या होता है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है 8 से 18 किलोमीटर। इसके अंदर बादलों का बनना, बरसात का होना तथा दिन प्रतिदिन की घटनाएं जो होती हैं वो क्षोभ मंडल के अंदर होती हैं। बात करते दूसरे की, तो दूसरा आता हुआ था समताप मंडल। समताप मंडल, समताप मंडल की बात करते हैं। तो समताप मंडल की पहले तो अपन ऊंचाई की बात कर लेते हैं। समताप मंडल की ऊंचाई क्या होती है, तो समताप मंडल की ऊंचाई होती है 18 से 50 किलोमीटर समताप मंडल की ऊंचाई होती है। और इसमें हवाई जहाजों का उड़ना, हवाई जहाजों का उड़ना, जहाजों का उड़ना होता है तथा यहाँ का तापमान समान रहता है, तापमान समान रहता है। तो ये चीजें होती है समताप मंडल के अंदर। ऊंचाई होती है 8 से 50 किलोमीटर। और इसके अंदर जो हवाई एरोप्लेन जो है, एरोप्लेन समताप मंडल के अंदर उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ का तापमान जो है वो फिक्स होता है। अब बात करते हैं मध्य मंडल की। तो तीसरा आता है, वो आता है मध्य मंडल। तो मध्य मंडल की बात कर लेते हैं। मध्य मंडल, तो मध्य मंडल की बात करते हैं, तो मध्य मंडल की ऊंचाई की बात कर लेते हैं। तो मध्य मंडल की जो ऊंचाई होती है वो होती है 50 से 80 किलोमीटर मध्य मंडल की ऊंचाई होती है। तो ये हो गए मध्य मंडल की ऊंचाई होगी। और इसकी बात कर लेते हैं, ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ता है। और बात करते हैं क्षोभ मंडल के अंदर ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। ये भी यहां लिख लो, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, तापमान घटता है, ठीक है। और बात करते हैं समताप मंडल की। तो समताप मंडल जो है, तो इसमें भी ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ता है। और बात करते हैं मध्य मंडल की। तो मध्य मंडल के अंदर जो ऊंचाई के साथ तापमान है वो घटता है। तो यहाँ 3 हो गए। क्षोभ मंडल के अंदर ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, समताप मंडल की ऊंचाई के साथ तापमान क्षोभ मंडल के अंदर घटता है, समताप मंडल के अंदर बढ़ता है और मध्य मंडल के अंदर घटता है। अब अपन बात करते हैं आयन मंडल की। तो इसके ऊपर जो पाया जाता है वो पाया जाता है आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर।
आयन मंडल की बात कर लेते हैं। आयन मंडल के अंदर क्या होता है, तो इसमें जो रेडियो एक्टिव जो किरणें हैं, इसमें रेडियो एक्टिव किरणें पाई जाती हैं तथा रेडियो सेंसर पाया जाता है पाया जाता है। तो बात करते हैं आयन मंडल की, तो आयन मंडल के अंदर रेडियो एक्टिव किरणें पाई जाती है तथा रेडियो सेंसर पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं तापमंडल की, तो तापमंडल क्या है, तापमंडल की ऊंचाई क्या है, तो तापमंडल की जो ऊंचाई है वो होती है 80 से 150 किलोमीटर, या बोल सकते हैं अपन 80 से अधिक तापमंडल की ऊंचाई होती है। और इसके अंदर क्या होता है, तापमंडल के अंदर होता है कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है। तो अगला जो आता है वो आता है अपना तापमंडल। अगला बात करते हैं चौथी परत है वो है तापमंडल। तापमंडल की बात करते हैं, तापमंडल क्या है, तो तापमंडल की ऊंचाई की बात कर लेते हैं। तो तापमंडल की ऊंचाई कितनी होती है, वो होती है 80 से 150 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। और इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है। तो इसके अंदर क्या होता है, ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है। और तो ये हो गया अपने मंडलों की बात, परतों की बात है। चारों परत के बारे में अपन ने पढ़ लिया, कौन सी परत में क्या होता है, कौन सी परत में क्या नहीं होता, ये अपन ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। आगे अपन पढ़ेंगे वायुमंडल को प्रभावित करने, मौसम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उन सब के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो आगे अपना बात करते हैं मौसम को प्रभावित करने वाले कारक। अगला पॉइंट आता है वो आता है अपना मौसम को प्रभावित करने वाले कारक। मौसम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, तो अगला पॉइंट आता है वो आता है मौसम को प्रभावित करने वाले कारक। तो मौसम को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं वो अपन देखेंगे। तो कारक लिख लेते हैं पहले अपन। तो कारक की बात करते हैं तो पहला आता है प्रकाश मौसम को प्रभावित करता है। दूसरा आता है वो आता है तापमान, दाब, वायु, बादल, आर्द्रता और वर्षा। तो ये जो कारक हैं ये तापमान को प्रभावित करते, मौसम को प्रभावित करते हैं। तो मौसम को प्रभावित कौन कौन से करते हैं, प्रकाश, तापमान, दाब, वायु, बादल, आर्द्रता और वर्षा। ये सभी कारक किसको प्रभावित करते हैं, मौसम को प्रभावित करते हैं, मौसम को प्रभावित। तो अब इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे, एक एक के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। प्रकाश किस प्रकार से मौसम को प्रभावित करता है, तापमान किस प्रकार से मौसम को प्रभावित करता है। तो एक एक के बारे में अपन यहाँ पढ़ेंगे कि कौन सा कारक कितना प्रभाव करता है। तो एक एक के बारे में यहाँ देख लेते हैं। तो पहला आता है प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश किस प्रकार से मौसम को प्रभावित करता है। तो मुख्यतः प्रकाश का स्रोत, पृथ्वी पर प्रकाश का स्रोत क्या है, तो पृथ्वी पर जो प्रकाश का स्रोत है वो है पृथ्वी पर प्रकाश का स्रोत वो है सूर्य। तो ये अपन को पता होना चाहिए। पहला आता अपना प्रकाश के बारे में बात कर लेते हैं। प्रकाश किस प्रकार से मौसम को प्रभावित करता है। तो बात करते हैं पृथ्वी पर प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, मुख्य स्रोत। तो पृथ्वी पर प्रकाश का मुख्य स्रोत है वो है सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश की पूर्ति होती है। तो प्रकाश का पृथ्वी पर मुख्य स्रोत कौन सा है, वो है सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर प्रकाश की उपलब्धि होती है। ये चीज अपने को बात ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं पृथ्वी पर सूर्य की किरण आने में कितना समय लगता है, आने में कितना समय लगता है,
तो पृथ्वी पर सूर्य की किरण आने के अंदर कितना समय लगता है? तो किरण आने में समय लगता है, वो लगता है 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड पृथ्वी पर सूर्य की किरण आने के अंदर समय लगता है। ये चीज अपने को यहाँ पहला पॉइंट बात करते हैं, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी क्या है? पृथ्वी की दूरी, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है वो है 150 मिलियन किलोमीटर। 150 मिलियन किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। ये चीज अपने को पता होना चाहिए। अब बात करते हैं सूर्य के प्रकाश का सर्वाधिक अवशोषण कौन सा रंग करता है? अवशोषण कौन सा रंग करता है? तो अवशोषण की बात करते हैं तो अवशोषण तो करता है काला रंग, सर्वाधिक सूर्य का अवशोषण करता है, और सबसे कम अवशोषण करता है वो करता है हरा रंग। तो बात करते हैं सूर्य के प्रकाश का सर्वाधिक अवशोषण कौन सा रंग करता है? सर्वाधिक अवशोषण कौन सा रंग करता है? कौन सा रंग करता है? तो सूर्य के प्रकाश का सर्वाधिक अवशोषण कौन सा रंग करता है? वो करता है काला रंग, सर्वाधिक अवशोषण करता है काला रंग। तो प्रकाश का, सूर्य के प्रकाश का सर्वाधिक अवशोषण कौन सा करता है? वो करता है काला रंग। काला रंग क्यों करता है? क्योंकि काला रंग होने से, काला रंग जो होता है वो नेगेटिविटी जो ऊर्जा है तथा पॉजिटिव ऊर्जा है उसका भी अवशोषण करता है, नेगेटिव तथा पॉजिटिव ऊर्जा का भी अवशोषण करता है तथा सूर्य का सर्वाधिक अवशोषण करता है। अब बात कर लेते सूर्य का प्रकीर्णन कौन सा रंग करता है? सूर्य का प्रकीर्णन या बोल सकते हैं अपन परावर्तन कौन सा रंग करता है? तो सूर्य का प्रकीर्णन या परावर्तन कौन सा रंग करता है? तो सूर्य का प्रकीर्णन या परावर्तन करता है वो करता है सफेद रंग। सफेद रंग जो है सूर्य का प्रकीर्णन या परावर्तन करता है। तो ये चीज यहां हो गई। अब बात कर लेते हैं अगला, सूर्य के प्रकाश संश्लेषण कौन सा रंग सर्वाधिक करता है? सूर्य के प्रकाश का संश्लेषण कौन सा रंग सर्वाधिक करता है? तो अगला पॉइंट आता है सूर्य के प्रकाश का सर्वाधिक संश्लेषण कौन सा रंग करता है? तो सूर्य के प्रकाश का सर्वाधिक संश्लेषण कौन सा रंग करता है? तो सूर्य के प्रकाश का सर्वाधिक संश्लेषण करता है वो करता है लाल रंग। लाल रंग जो है सूर्य के प्रकाश का सर्वाधिक संश्लेषण करता है, और सूर्य के प्रकाश का सबसे कम संश्लेषण कौन सा रंग करता है? वो करता है हरा रंग। तो अगला पॉइंट बात करते हैं वो करते हैं सूर्य के प्रकाश का सबसे कम संश्लेषण कौन सा रंग करता है? तो वो करता है हरा रंग। तो सूर्य के प्रकाश का सबसे कम संश्लेषण करता है वो करता है हरे रंग। तो ये हो गई प्रकाश के बारे में बातें कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश का स्रोत क्या है? वो है सूर्य। पृथ्वी पर मुख्यतः प्रकाश का स्रोत है सूर्य, और सूर्य की किरण आने में कितना समय लगता है? वो लगता है 8 मिनट 20 सेकंड। पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? वो है 150 मिलियन किलोमीटर। बात कर लेते हैं सूर्य का प्रकाश का सर्वाधिक अवशोषण कौन सा रंग करता है? वो करता है काला। प्रकीर्णन कौन सा रंग करता है? वो करता है सफेद। और संश्लेषण कौन सा रंग करता है सर्वाधिक? वो करता है लाल। और सबसे कम संश्लेषण कौन सा करता है? वो करता है हरा। तो ये तो हो गई प्रकाश के बारे में बात है। तो आगे बात कर लेते हैं, आगे इसमें चलते हैं और तो बात करते हैं सबसे अधिक जो एल्बिडो मान है किसका होता है? तो सबसे अधिक एल्बिडो मान होता है वो होता है बर्फ का। और बर्फ का कितना होता है? वो होता है 94% जो एल्बिडो मान है वो बर्फ का होता है। और सबसे कम एल्बिडो मान किसका होता है? तो सबसे कम एल्बिडो मान होता है चारकोल का। वो कितना होता है? वो होता है 4% एल्बिडो मान जो है वो है चारकोल का। तो ये 2 पॉइंट भी लिख लो। सबसे अधिक एल्बिडो मान किसका होता है?
एल्बिडो मान। तो सबसे अधिक एल्बिडो मान होता है वो होता है बर्फ का। तो बर्फ का कितना एल्बिडो मान होता है वो होता है 94% बर्फ का एल्बिडो मान होता है। और ये सी में लिख लो, सबसे कम एल्बिडो मान किसका होता है, सबसे कम एल्बिडो मान किसका होता है, एल्बिडो मान। तो सबसे कम एल्बिडो मान की बात करते हैं तो सबसे कम एल्बिडो मान जो है वो होता है चारकोल का। चारकोल, और चारकोल का कितना होता है वो होता है 4% चारकोल का एल्बिडो मान होता है। यहाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है। आगे अपन बात करते हैं, आगे अपना अगला टर्म आता है वो आता है दीप्तिकालिता। दीप्तकालिता, दीप्तिकालिता क्या है, तो दीप्तकालिता क्या है वो अपन यहां देखेंगे। तो अगला पॉइंट आता है वो आता है दीप्तकालिता। और दीप्तकालिता है क्या, वो चीज अपन यहां देख रहे हैं, दीप्तकालिता क्या है। तो आगे अपन देखेंगे, अगला पॉइंट आता है अपना वो आता है दीप्तकालिता। दीप्तकालिता, तो दीप्तकालिता की बात करते हैं तो पहले अपन पॉइंट आता है दीप्तकालिता के खोजकर्ता कौन है। तो दीप्तकालिता के खोजकर्ता है वो क्या है, गर्नल वेल एला। तो बात करते हैं दीप्तकालिता के खोजकर्ता की। खोजकर्ता, तो खोजकर्ता की बात करूं मैं तो दीप्तकाली के खोजकर्ता है वो गार्नर बेलार्ड ने 1920 के अंदर प्रकाश दीप्तकालिता की खोज की। प्रकाश दीप्तकालिता क्या है, पौधों के पुष्पन पर, पौधों के पुष्पन पर प्रकाश के प्रभाव, प्रकाश का प्रभाव, प्रकाश दीप्तकालिता कहलाता है। प्रकाश दीप्तकालिता कहलाता है। तो ये तो होगी दीप्तकालिता की परिभाषा, प्रकाश दीप्तकालिता कहलाता, दीप्तकालिता कहलाता है। तो ये तो हो गई डेफिनेशन, पौधों के पुष्पन पर प्रकाश के प्रभाव को प्रकाश दीप्तकालिता कहते हैं। प्रकाश दीप्तकालिता की खोजकर्ता कौन है, गार्नर बेलार्ड। 1920 के अंदर प्रकाश दीप्तकालिता की खोज की। प्रकाश दीप्तकालिता कितने प्रकार की होती है, तो प्रकाश दीप्तकालिता जो है वो यह 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है, प्रकार की। तो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, पहला बात करते हैं वो करते हैं अपन एलडीपी, दूसरा बात करते हैं वो करते हैं एसडीपी, तीसरा बात करते हैं वो करते हैं डीएनपी। तो 3 प्रकार की हो गई। एलडीपी को बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट, और एसडीपी को बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट, और बोलते हैं डीएनपी को बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। तो ये 3 प्रकार की हो गई दीप्तकालिता, 3 प्रकार की होगी। एलडीपी हो गया, एसडीपी हो गया, डीएनपी हो गया। एलडीपी लॉन्ग डे प्लांट, एसडीपी शॉर्ट डे प्लांट, डीएनपी डे न्यूट्रल प्लांट। अब ये किक के बारे में अपन पढ़ेंगे, एलडीपी क्या है, एसडीपी क्या है, डीएनपी क्या है, इन सब के बारे में अपन एक एक के बारे में यहाँ देखेंगे कि कौन सा क्या है, कौन कि एलडीपी के अंदर कितने प्रकार की आवश्यकता होती है, एसडीपी के अंदर कितने प्रकार की आवश्यकता होती है, एलडीपी पौधा कौन कौन से हैं, एसडीपी पौधा कौन कौन से हैं। तो पहला बात करते हैं अपन एलडीपी। एलडीपी को बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट, इसको हिंदी में बोलते हैं दीर्घ दिवसीय पादप। दीर्घ दिवसीय पादप, तो दीर्घ दिवसीय पादप क्या है, इन पादपों को, इन पौधों को 14 घंटे या 14 घंटे से अधिक ताप की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। 14 घंटे या 14 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो एलडीपी के अंदर क्या होता है, 14 घंटे या 14 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो एग्जाम्पलों की बात कर लेता हूं। तो रबी वाली फसलें जैसे अपन देख लेते हैं गेहूं,
चना, सरसों, गेहूं, चना, सरसों, ये सभी क्या है, रबी वाली फसलें। गेहूं, चना, सरसों, ये है एलडीपी पादप। अब बात कर लेते हैं एसडीपी। सेकंड पॉइंट आता अपना एसडीपी। एसडीपी क्या है? एसडीपी प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट कौन कौन क्या है? तो इन पौधों को, इन पौधों को 10 घंटे या इससे कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो एसडीपी पौधे कौन कौन से हैं? इन पौधों को 10 घंटे या 10 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसे बोलते हैं अपन एसडीपी पौधे। और एसडीपी पौधे कौन कौन से हैं? वो हैं सभी खरीफ वाले जो पौधे हैं वो एसडीपी पौधे के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल है बाजरा है, धान है, मक्का है, बाजरा, धान, मक्का, ज्वार है। तो ये सभी एसडीपी पादप है। अब बात कर लेते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट मतलब इनको कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तो इनकी बात कर लेते हैं। तीसरा आता है वो आता है डीएनपी। डीएनपी को बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट कौन कौन से हैं? पेड़ पौधे जिनको प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इन पौधों पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है सूरजमुखी, तंबाकू, कपास, बैंगन और टमाटर। तो डीएनपी पादप कौन कौन से? सूरजमुखी, तंबाकू, कपास, बैंगन, ये जो है ये डीएनपी पादप है। तो ये अपन ने पढ़ लिया। एलडीपी पौधे कौन कौन से? तो एलडीपी पौधे हैं गेहूं है, चना है, सरसों है, ये सभी एलडीपी पौधे हैं। एसडीपी कौन कौन से? बाजरा है, धान है, मक्का है, ये सभी एसडीपी पौधे हैं। और डीएनपी पौधे कौन कौन से? वो है सूरजमुखी, तंबाकू, कपास, टमाटर, बैंगन, ये हैं डीएनपी पौधे। ये अपने को यहाँ पता होना चाहिए। लेते हैं क्वेश्चन क्या है, तो वो अपन यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन से, तो वो क्वेश्चनों के ऊपर अपन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए बना के लेके आया हूँ। तो क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, क्वेश्चन कौन कौन से हैं, तो वो चीज अपन यहाँ देखते हैं। तो क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको लेके आया हूँ। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है सबसे कम धरती का एल्बिडो मान कितना होता है? एल्बिडो मान कितना होता है? तो धरती का एल्बिडो मान कितना होता है? तो यहाँ 6 से 8%, 31%, 20 से 25%, और चौथा ऑप्शन है वो है 65%। तो ये हो गया धरती का एल्बिडो मान कितना है, ये अपने को यहाँ पता होना चाहिए। तो बात कर लेते, ये है अपना सूर्य और ये है अपना धरातल। तो सूर्य से किरण आ रही है तो ये धरातल पर पड़ रही है। सूर्य से किरण आई, धरातल पर पड़ी, तो कुछ किरण तो रास्ते में ही अवशोषित हो जाती हैं, डैमेज हो जाती है, लेकिन कुछ किरण धरती पे आने के बाद में परावर्तित हो जाती हैं। धरती पे आने के बाद में परावर्तित हो जाती हैं। तो ये हो गया, ये है अपना सूर्य। सूर्य से कुछ किरण ने पड़ी धरती पे, तो कुछ किरण तो रास्ते में से परावर्तित हो गई, वो क्या बोले खत्म हो गई, और कुछ किरण धरती पे आने के बाद में परावर्तित। ये जो किरण है इनको बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और इनको बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। तो एल्बिडो मान निकालने का जो फॉर्मूला है
एल्यूडो मान निकालने का जो फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूला है परावर्तित किरणें वटे कुल आपतित किरणें इंटू 100। तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, एल्बिडो मान निकालने का फॉर्मूला है परावर्तित किरणें बटे कुल आपतित किरणें इंटू 100। तो यहां पर ने क्या किया, सूर्य से पृथ्वी पर किरण पड़ी, तो ये जो किरणें आ रही हैं इनको बोलते हैं अपन आपतित किरणें, जो किरण परावर्तित हो रही है उनको बोलते हैं परावर्तित किरणें। तो यहां बात करते हैं अपन धरती का वो एल्बिडो मान कितना होता है, तो धरती का एल्बिडो मान होता है 31% धरती का एल्बिडो मान होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये अपने को यहाँ पता होना चाहिए। आगे अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो अपन अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है, तो अगला क्वेश्चन है वायुरोधी जो वृक्ष है, वायुरोधी वृक्ष कौन सी दिशा में लगाए जाते हैं, कौन सी दिशा में लगाए जाते हैं, वायुरोधी वृक्ष है वो कौन सी दिशा में लगाए जाते हैं। तो ये अपन यहां देख लेते हैं वायुरोधी वृक्ष कौन सी दिशा में लगाए जाते हैं। ऑप्शनों की बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन आता है वो आता है उत्तर से पश्चिम, उत्तर से पश्चिम। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं वो है पश्चिम से उत्तर, पश्चिम से उत्तर। दूसरा ऑप्शन है वो है उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी। और चौथा ऑप्शन है वो है दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी। तो अपन ने 4 देख लिए। तो अपने को ये 4 ऑप्शन है। यहाँ वायुरोधी जो पौधे कौन कौन सी दिशा में लगाए जाते हैं, तो यहाँ बात कर लेते हैं अपन। ये अपना खेत है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये अपना खेत है। तो जो हवाएं जो आती हैं, जो गर्मियों के अंदर जो लू जो चलती हैं, तो लू चलती है वो चलती हैं इधर से पाकिस्तान वाले एरिया से लू चलती हैं। और लू जो आती है वो आती है पश्चिमी उत्तरी, उत्तरी पश्चिमी जो है वो क्षेत्र जो है उत्तरी पश्चिमी, उसके अंदर लू आती हैं। तो लू जो चलती है वो चलती है पश्चिम से उत्तर की ओर। तो जो पौधे लगाते हैं अपन वो लगाते हैं पश्चिम से उत्तर की ओर। तो यहाँ अपना आंसर जाएगा वो जाएगा पश्चिम से उत्तर की ओर, क्योंकि लू जो चलती है वो चलती है पाकिस्तान वाले एरिया से, पाकिस्तान क्षेत्र जो है तो उधर से चलती है पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम से उत्तर की ओर लू चलती है। इस वजह से अपन जो बेंड पौधे जो लगाते हैं वो पश्चिम से उत्तर की दिशा में ओर लगाते हैं। तो ये हो गया यहाँ 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दी। मेरे को लगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको यहाँ सॉल्व करा दी। तो आज की क्लास में अपन यहीं तक पढ़ेंगे, आगे अपन करेंगे कंटिन्यू कल तापमान को, तापमान से अपन आगे क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो गाइस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और गाइस हम आपके लिए धमाकेदार क्लास रोज लाते रहते हैं और रोज लाएंगे। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। ओके।